हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग राजस्थान सेट के एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने पेपर पहले भी सॉल्व देख लिया होगा अन्य जगहों पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि किन प्रश्नों में आपकी त्रुटियाँ दी गई हैं और उनके सोर्सेज कहाँ से आपको मिलेंगे। इसके अलावा कट ऑफ की भी बात की जाएगी, ठीक है। और इसमें सेट का कट ऑफ और यूजीसी नेट का जो अभी आप लोगों का हुआ है एग्ज़ाम, जिसकी आंसर की आ चुकी है, ये इसका रिजल्ट भी आई थिंक ये फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा, यानी इसी 5 से 6 के पहले ही आ जाएगा। ये रिजल्ट भी इसी के साथ इनकी फाइनल आंसर की भी आ जाएगी, ठीक है। सेट के एग्ज़ाम में देखिए ये आपका राजस्थान का सेट का एग्ज़ाम हुआ था और इसमें जो टोटल यहाँ पे ज्योग्राफी के प्रश्न दिए गए इसमें सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर का अलग से हम लोग करेंगे। और इसमें एक चीज़ और देखिए, सेट का कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाइए। इसमें यदि हम लोग 100 प्रश्नों की बात करेंगे तो 100 प्रश्नों में मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि आई थिंक 70 से 80 प्रश्न आपको ऐसे यहाँ पे दिखाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे गए हैं, यानी कि यूजीसी नेट के पुराने प्रश्न ही यहाँ पे सॉल्व कराए गए हैं, उसी को ही यहाँ पे हूबहू शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग 51 का जो है। यहाँ पे देखिए आप लोगों के जो बैचेज चल रहे हैं, यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो जो ऐप है हमारा उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जीएस बाय दिवाकर करके है, ठीक है। इधर कई दिन से आपका जो वीडियो नहीं मिल पा रहा था इस पर प्रॉपर, तो मेरी कोशिश यही है आज से आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। क्योंकि अभी आपका जो अनअकैडमी पे कोर्सेज चल रहे थे तो उसी में ही थोड़ा ज़्यादा व्यस्तता थी, तो अभी इस मंथ से जो है थोड़ा सा कम वहाँ पे हो जाएगा, तो आप लोगों के यहाँ प्रॉपर जो है लाइव क्लासेस मिलेंगी। जो एनसीईआरटी का हम लोग पूरा शेड्यूल चला रहे थे, क्योंकि एनसीईआरटी में देखिए डीएसएसबी का आप लोगों का फॉर्म आने वाला है। और इसके अलावा जो एमपी में आपका टेट हुआ है, तो जो लोग टेट पास हैं ये जुलाई अगस्त के आसपास तक यहाँ से स्टेट यानी कि पीजीटी का जो है ये भी फॉर्म आएगा, तो इसको भी यहाँ देना पड़ेगा आपको। तो ये जो टोटल यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही 80 से 90% प्रश्न जो प्रवक्ता में पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी से ही रहते हैं। जैसे डीएसएसबी में भी आपका एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम रहता है प्रश्न, तो इसलिए ये पूरा जो है एनसीईआरटी जो बैच चलेगा उसको आप देखना ना भूलिएगा। यहाँ पे देखिए 51 में जो दिया गया है, इसमें दिया गया है एक तरफ लिस्ट 1 दिया गया, लिस्ट 2 थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्पीड देखेंगे। और इसमें जो आंसर ये हाईलाइट किया गया ना, ये ऑफिशियल आंसर हाईलाइट किया गया, जो यूनिवर्सिटी आपका कराई है राजस्थान की, उसी के द्वारा ये हाईलाइट आंसर है, उसी की वेबसाइट पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, डाउनलोड भी कर लीजिएगा। इसमें देखिए पहला N2 का, N2 देखिए ये 78% है, CO2 आपका ये 0.03 है, O2 आपका जो है 21% ऑलमोस्ट है, और आपका जो आर्गन है ये 0.93 है, ठीक है। तो इस आधार पे यहाँ पे देखिए जो मैच कराया है उसको देख लीजिए आप। और इसके अलावा यहीं साथ साथ आप देखते चलिए 53 का भी देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सरफेस कंपोनेंट प्रेशर द एंड विंड फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो यहाँ पे इक्वेटर टू पोल्स पे कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे देखा जाएगा, तो सबसे नज़दीक में कौन सा, यहाँ पे आपका क्या होता है, ट्रेड विंड्स होती हैं। फिर 30 से 35 के ऊपर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, वेस्टर्लीज ये हो जाती है, यानी पछुआ पौने हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यापारिक पौने हो गया, ये आपका देखिए उपोष्ण उच्च दाब, ये 30 से 35 के बीच क्या होता है, हाई प्रेशर वाला, तो इसी को तो हम लोग कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, अस्वच्छांश इसी को तो आप कहते हैं। फिर आपका जो वेस्टर्लीज हो गया, और इधर आप आएंगे तो इधर से पोलर विंड्स हो गई, ठीक है। तो 53 में ये आपका राइट आंसर दिया है। और 51 में जो आपका दिया है, तो 51 में भी देख लीजिए, ये आपका A का 3 है, और बी का जो है 1 है, A का 3, बी का 1, सी का आपका 4 है, तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए 52। तो 52 में जो दिया गया, हु वाज द फर्स्ट डिप्सिड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन द वर्ल्ड मैप, यानी कि विश्व मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर सबसे पहले किसने चित्रित किया था, तो ये आपका टालमी है, राइट है। लेकिन बात जो इसमें कही थी, इरेटोस्थनीज ने भी अक्षांश और देशांतर के बारे में बात बताई थी। 54 में देखिए इसमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स लैंडफॉर्म इज रिलेटेड टू इरोजनल फीचर्स, कौन सा जो है इसमें इरोजनल फीचर्स यानी अपरदनात्मक फीचर से हैं, ठीक है। बी सेब वैली, तो ये जो आपका लगाया आंसर ये आपका राइट है, क्योंकि तटबंध देखिए नेचुरल लीव्स आपका आ गया, तो नेचुरल लीव्स में क्या होता है, ये आपका जो है इरोजनल नहीं बल्कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो ड्यून्स हैं ये भी आपके डिपोजिशनल में आ जाएंगे। और बाढ़ का मैदान हो गया, ये भी आपका काल्डेरा, यू आकार की घाटी, मोरेन भी आपका डिपोजिशनल में आ जाएगा, ठीक है।
तो इसमें आपका वी आकार की घाटी हो गई। यार्डंग है, गार्ज है, यानी पर्वतों के बीच जो संकुचित मार्ग होता है, गार्ज यही आपका वी आकार की घाटी से थोड़ा सा चौड़ा होगा। ठीक है, फिर सिंकहोल है, ये भी आपका क्या है, डिपोजिशनल नहीं बल्कि इरोजनल है। तो 54 में भी ये भी राइट हो गए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। एक साथ यहाँ पे हम लोग 2-2 प्रश्न करते हुए चल रहे हैं। और 55 में देखिए, 55 में दिया है कि हाइलोक्लाइन। देखिए 3 चीज़ें हमने बताया था कि जो ओशन में आपका 3 लेयर्स होते हैं, एक आपका हाइलोक्लाइन होता है, एक आपका पिक्नोक्लाइन होता है, एक आपका क्या होता है, थर्मोक्लाइन होता है। तो थर्मोक्लाइन तापक्रम की बात करता है कि जहाँ से आपका टेम्परेचर नीचे आने पे तीव्र गति से गिरावट हो। पिक्नोक्लाइन में क्या है, ये डेंसिटी की बात करता है कि जहाँ से जिस लेयर से आप नीचे आएंगे डेंसिटी में अचानक गिरावट होगी। वहीं से आपका हाइलोक्लाइन क्या होता है कि आपका ड्रामेटिक चेंज इन साइलेंटी अकर ओवर स्मॉल चेंजेज इन डेप्थ ओशन, यानी महासागरों में गहराई में थोड़े से परिवर्तन से नीचे, जब आपका जिस लेयर के नीचे आपका क्या होता है, लवणता में यानी साइलेंटी में बहुत रैपिडली चेंज होता है, वो आपका क्या होता है, हाइलोक्लाइन होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। इन तीनों को यदि फोकस किए रहेंगे तो यूजीसी नेट 2023 में एक प्रश्न आपका यहाँ से मिल ही जाता है। यह आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, ये देखिए सारे प्रश्न आपके क्या हैं, ये सब प्रीवियस ईयर के, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का है। अक्षांश देशांतर का भी प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर उठाइएगा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 56 नंबर तो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट्स VSH सिम्बलाइज। तो VSH और BWH 2 चीज़ें आपने पढ़ा होगा, VSH और BWH। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि जो VSH है पूरी तरह से आपका मरुस्थली को प्रदर्शित कर रहा था, और जो ट्रॉपिकल स्टेपी है ये आपका VSH है। तो इसमें देखिए आपका घास का मैदान ये राइट है, ये आपका BWH हो जाएगा। इसमें देखिए आपका दिया है नेक्स्ट आपका 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि समूह एक यानी सिद्धांत है, और ये आपका मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल है। ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल किसने दिया है, तो ये आपका हैरिस और उलमैन का है। और कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल जो संकेंद्रीय वलय सिद्धांत है, तो संकेंद्रीय वलय आपका बर्गेस का है। और क्षेत्र स्तर ये आपका होमर हार्ट का है। विस्फोटक मॉडल जो है विलियम बुंगी का है, विलियम बंच का है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, और सी का 2 हो गया, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। विच सिस्टम फ्रॉम 57 में, विच सिस्टम फ्रॉम द लिस्ट विल यूजेज बोथ वेक्टर एंड रास्टर डेटा। दो डेटा हमने आपको बताया था, एक आपका वेक्टर जिसे सदिश डेटा कहा जाता है, रास्टर जो आपका रेखा पुंज होता है, यानी कि इसमें जो एनालॉग और डिजिटल जो चीज़ें हमने आपको कल का जो आपका पेपर सॉल्व हो रहा था 2022 का जो पेपर आपका सॉल्व चल रहा था, तो उसमें देखिए आपका ये प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका किससे रिलेट करता है, GIS से है। अब देखिए जो आपको डिटेल में हमने समझाया था कि इमेज, ठीक है, और फोटो 2 चीज़ें होती है, एक आपका इमेज होता है, एक आपका क्या होता है, फ़ोटो होता है। तो इसमें एक डिफरेंसेज होते हैं, ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे कि कैसे फ़ोटो और इमेज में डिफरेंसेज होगा। इमेज क्या होता है, ये आपका डिजिटल फॉर्म में होता है। फ़ोटो क्या होता है, ये एनालॉग फॉर्म में होता है। एनालॉग फॉर्म मीन्स जो आप लैब में या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसे गुजार के आपका जो निगेटिव, आप पहले के ज़माने में जब फ़ोटो खींचा जाता था तो ब्लैक कलर का निगेटिव आपको दिखता था, तो वही आपका क्या होता है, एनालॉग फॉर्म में आता है। यानी फ़ोटो इसको क्या किया जाता है, केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर आपका फ़ोटो बनता है। लेकिन इमेज में क्या होता है कि डिजिटल इमेज होता है, पिक्सल के रूप में होता है। मोबाइल से आप खींचिए फ़ोटो और इसको आप क्या करेंगे, जूम करेंगे तो आपको अलग अलग पिक्सल दिखेंगे। तो ये आपका इमेज जो है पिक्सल के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बी वाला राइट हो जाएगा। ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स द टेम्परेचर इंक्रीज विद अल्टीट्यूड दिस फिनोमेनन हो जाए, यानी कि कह रहा है कि कुछ कारणों के कारण ऊंचाई के साथ तापमान में जो वृद्धि की परिघटना होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, ये भी देखिए आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि धरातल से ऊपर जाने पर 165 पे अपना 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है कम होता है। लेकिन यदि ये क्या हो, कम होने के बजाय क्या हो, उल्टा हो जाए। उल्टा का मतलब बढ़ जाए, तो बढ़ जाएगा तो क्या इसे हम लोग बोलते हैं, थर्मल इन्वर्जन बोलते हैं, यानी तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति को बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ITCZ स्टैंड फॉर, ITCZ का फुल फॉर्म पूछा है, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये आपका राइट है। 63 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉर्म्ड व्हेन द प्रूफ ऑफ लाइमस्टोन कवर्ड कोलैप्स, यानी कि कह रहा है कि कौन सी आकृति तब बनती है जब जो है चूना पत्थर की जो गुफा है, ठीक है, इसकी जो छत है चूना पत्थर की गुफा की, ये गिर जाए, तब क्या होगा, यहाँ पे आपका पोलजे का निर्माण होता है, पोलजे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 61 में दिया है कि अलुवियल फाइन्स आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ, ये देखिए ये भी आपका PYQ है UGC का। तो पहले ही हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि यदि आपको सेट का कोई भी एग्ज़ाम देना हो, किसी भी स्टेट का, महाराष्ट्र, हिमाचल या आपका
एमपी में जो आने वाला है। तो एमपी के लिए भी आपको अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इसके लिए क्या करिए, यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इसको एकदम रट डालिए। कब से कब तक का, 2005 से लेके 2004 से लेके 2022 तक का एकदम पूरा रट डालिए। आप कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब भी आप पास कर जाएंगे। ठीक है। तो द एलुवियल फैंस फाउंड इन द रीजन, तो एलुवियल फैंस जो होता है यानी जलोढ़ पंख होता है कहाँ पे, तो जलोढ़ पंख में क्या होते हैं, बड़े बड़े ये कोबल पेबल का यहाँ पे आपका निक्षेप होता है इसमें। तो ये आपका कहाँ से होंगे, जो फुटहिल एरिया, जैसे नदियाँ जो है पहाड़ों से नीचे आएंगी, तो जो बड़े बड़े कोबल पेबल हैं इसका क्या करेगी, यहाँ पे जो है निक्षेप करेगी, क्योंकि इनका भार वहन शक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो जब निक्षेप करेगी एक जगह, ये आपका जलोढ़ पंखों का रूप होते हैं। अब जब ये आपका शंकु मॉडल में यानी कोन के रूप में यहाँ पे निक्षेप करती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल कोन बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे 64 में। द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग 1960 में किसने प्रोपाउंड किया, तो समुद्र का नीतल प्रसार की अवधारणा जो है ये आपका हैरी हेस के द्वारा दिया गया, राइट है। देखिए यहाँ पे 65 में देखते हैं, दिया कि विच एमंग द फॉलोइंग रॉक इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक एज वेल एज पेरेंट रॉक, यानी कि जो प्राथमिक रॉक के साथ साथ जिसे मूल चट्टानें भी कहा जाता है। तो आपका प्राइमरी रॉक्स में जो है इग्नियस आती है, सेकेंडरी में आपका अवसादी आ जाती है और टर्शियरी में आपका कैंथ्रित आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे सैंड ड्यून्स के बारे में दिया गया, हमने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये भी देखिए आपका रिपीटेड है। और इसमें दिया गया है कि जो आपका सैंड ड्यून्स का है, जो टिब्बे का आकार है, उनका नाम क्या क्या होता है। यदि अनुदैर्ध्य है, ठीक है, वर्टिकल यहाँ पे दिया है रहे, यानी लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, पैराबोलिक है और कॉम्प्लेक्स है। तो लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य जब दिया रहे तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है सीफ। और अनुप्रस्थ रहे तो आपका अनुप्रस्थ में क्या होता है, बरखान होता है। पैराबोलिक रहे यानी परवलय के आकार का रहे, तो परवलय के आकार का जो रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो आपका तटीय होता है। समुद्र में आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 66 देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री वॉज रिटन बाई होम, यानी कि जो आपका दिया है कि इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर, तो समुद्री शक्ति का जो सिद्धांत है किसने दिया था, तो ये टी माहौन का है, तो ये राइट है। ठीक है। स्पाइक मैन का रिमलैंड हो गया, मैकिंडर का हार्टलैंड हो गया। तो जो समुद्री शक्ति का जो है एटी माहौन का है। वायु शक्ति सिद्धांत की जब बात करेगा तो वायु शक्ति में आपका सेवरेस्की हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सब रिपीटेड ही है। चलिए ये आपका आ गया यहाँ पे कि कौन सी जोड़ी के साथ फिट नहीं बैठता। पीटर हैगेट ने दिया है कि ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस, राइट है। जीपी मार्स ने यहाँ पे देखिए दिया है कि एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, ये इनकी नहीं है बल्कि किसकी है, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी ये हार्वे की है। ऑल पॉसिबल पीजेम्स की है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की है। और इसके टोटल के नोट्स भी हमने आपको दिए भी हैं, जो आपका यूजीसी नेट का बैच है। तो जो टोटल नोट्स आपको दिए गए सारे प्रश्न एक भी प्रश्न से बाहर नहीं है। ठीक है। आगे एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े से टफ है, उसको मैं बताता चलूँगा और वो कहाँ पे मिलने जाएंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसमें दिया है कि हु सेट द ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ एनी कंट्री इज़ द की फैक्टर, किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति का प्रमुख कारक क्या है, प्रमुख कारक है। ये देखिए, हु सेट द ज्योग्राफिकल पोजीशन जो है यानी जो भौगोलिक स्थिति है ये किसी देश की फैक्टर होती है। ठीक है। किसी देश की फैक्टर होती है। ये किसने कहा है, व्हिटलसी ने, रेटोस्टेनी ने, हंटिंगटन ने, रिटन। ये देखिए न्यू क्वेश्चन आपका बनाया है। तो इसमें देखिए हंटिंगटन राइट है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड टू द पुश पुल थ्योरी। तो पुश पुल थ्योरी आपका किससे है, माइग्रेशन से है। तो पुश पुल थ्योरी आपने देखा ही होगा, यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे करके रहता है। यानी कि जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि किसी प्लेस पे प्रवास करना है तो आप यहाँ पे क्यों जाएंगे, यहाँ के रोज़गार की स्थिति अच्छी है, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की एजुकेशन अच्छा है, तो ये इस प्लेस के लिए किस चीज़ का काम करेगा, पुल चीज़ों का काम करेगा, यानी पुल फैक्टर का काम करेगा, यानी खींचेगा अपनी तरफ आपको। यदि किसी प्लेस की यहाँ पे आपका गरीबी है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अच्छा विकास नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है, ठीक है, आपको पैसा यहाँ पे जब कमाने पे ज़्यादा में या जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये इस प्लेस के लिए क्या क्या काम करेगा, पुश की काम करेगा। यानी कि ये पुश करेगा कि भाई तुम अब यहाँ मत रहो, जाके दूसरे देश में या दूसरे प्लेस पे जाके वहाँ पैसा वैसा कमाओ यार। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पुश का काम करेगा। तो ये आपका प्रवास से रिलेटेड हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं।
नेक्स्ट में देखिए 69 में देखिए विच इज़ द प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल आर्डर, यानी ग्रीक जो स्कॉलर दिए हैं। देखिए आपका 2022 में जो हम लोग पेपर सॉल्व करा रहे हैं ना, उसमें भी आपका एक प्रश्न था, उसमें जर्मन स्कॉलर का था। अब देखिए ये ग्रीक स्कॉलर का है। तो यानी कि ये जो पेपर आप सॉल्व करते हैं इसको खुले दिमाग से आप सॉल्व किया करिए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई किस तरह से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए अनेक्सिमेंडर है, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये गुरु चीला का ये क्रम है। तो ठीक है, ये आपका देखिए यूजीसी का रिपीटेड है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए मिल जाएगा। अगला देखिए 72, हु एमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोपाउंडर ऑफ स्पेशियल मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि कौन जो है स्पेशियल मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी का प्रतिपादक है इसमें। ठीक है, मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी जो आपके जेलेंस्की हैं, तो ये आपका राइट है यहाँ पे। क्लार्क, थॉमसन, नोटस्टीन, ठीक है, ये सभी आपके किससे संबंधित हैं? जननांगी संक्रमण से हैं। चलिए वी शेप्ड वैली के बारे में दिया है कि ये आपका यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे ये भी आपका हो चुका है, 72 हो चुका है, 73 आ जाइए। वी शेप्ड वैली टाइपिकली अकर एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी जो वी शेप्ड वैली है, वी आकार की घाटी जो है, तो ये कैसे बनती है? नदी के कटाव से। और यू आकार की कैसे बनेगी? ये आपका हिम नदों से हो जाएगा। ठीक है, 78 में देखिए दिया है कि थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी किसने दिया? तो ये देखिए वान थ्यूनेन का मॉडल है। ये एकदम आसान से प्रश्न है ये। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द क्रूड बर्थ रेट, यानी कि CBR कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? टोटल जो बर्थ रेट है, ठीक, और उस या एक निश्चित समय का जो एक निश्चित समय में जो टोटल बर्थ रेट है और वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, ये आप इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो आपका जो है निकल आएगा CBR। यही CDR की बात करता तो D/P × 1000 हो जाता। ठीक है, चलिए 79 में देखते हैं, दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द फ्रंटियर, यानी कि सीमांत के बारे में, यानी बाउंड्री और फ्रंटियर के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको अभी और नीचे आके देख लेते हैं हिंदी वाला। 75 यहाँ पे साइड में देख लीजिए। द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अकर्ड बिटवीन पीरियड ऑफ, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन तो भारतीय जनसंख्या है उसकी तेज़ी से वृद्धि जो है किस अवधि के बीच हुई थी? ये 1951 से 81, ये आपका राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन, तो स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन कौन सा इसमें? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखिए आपका रणनीतिक जो संगठन का उदाहरण राइट है ये नाटो। अभी देखिए आपका जो रसिया में और यूक्रेन में जो वार हुआ था, ठीक है, जो विश्व युद्ध की स्थिति बन गई थी कि इसमें ये लग रहा था कि दो कंट्री यानी दो ध्रुवी बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन का। अब इसमें बोलबाला तो अमेरिका का ही है नाटो में, ठीक है। तो अमेरिका क्या करता है, झगड़ा लगा देता है आपस में कि भाई एक काम करो, तुम रसिया के बॉर्डर पे हो, तुम अपना परीक्षण करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना भाई तुम्हारे साथ है। ठीक है, तो भाई ने क्या किया कि भाई ने इसका साथ छोड़ दिया और इसको बढ़ा के, ठीक है, आपस में। अब रसिया ने इसकी हालत ख़राब कर दी यूक्रेन की, तो इसीलिए जो है अब इंडिया क्या किया कि इंडिया जब आपका यहाँ पे यूएनओ में वोटिंग चल रही थी, उसने अपने आप को तटस्थ रखा कि भैया हम दोनों के बीच में ना आएंगे, तुम दोनों को जो करना हो करो, और भाई तुम्हारा है ही है नाटो वाला यूएस से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखा करिए, और ये इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि देखिए ओपेक भी आपके परीक्षाओं में शामिल है। कैसे शामिल है? जब आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आपका ये ओपेक भी है, आसियान है, ठीक है, ये सभी हैं। और जो व्यापार वाला है यानी ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक खंड की बात की गई, सार्क की बात हो जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाइए, सीमांत के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि सीमांत क्या होता है। ये आपके क्या, ये वन लाइन हो गई तो बाउंड्री हो गई, इनके बीच एरिया हो गया तो ये आपका सीमांत हो गया, फ्रंटियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए खांसी है तो इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, फोकस आपको क्वेश्चन पे करना है, मेरे पे नहीं। फ्रंटियर की बात करें तो सीमांत क्षेत्र जो है ये मानव निर्मित होता है, अर्थात इसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल और कानूनी मान्यता भी इसे प्राप्त होती है, ठीक। सीमांत राज्य के बाहरी इलाकों में स्थित होता है, राइट है ये। और ये जो राजनीतिक और कानूनी मान्यता यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश में देख लीजिए, फ्रंटियर एरिया मैन मेड दैट मीन्स गेट्स पॉलिटिकल एंड लीगल रिकॉग्निशन। तो क्या ये फ्रंटियर जो है ये मानव निर्मित होता है? तो फ्रंटियर जो मानव निर्मित नहीं होता है, क्योंकि जैसे
चीन और इंडिया के बॉर्डर की आप बात कर लें। अब देखिए इसमें गैप क्यों होता है, गैप इसलिए होता है जैसे इसमें मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र आ गया, नदियाँ आ गई, तो इसमें आपका गैप होता है। तो फ्रंटियर जनरली यही होता है, तो ये मानव निर्मित नहीं होता है, कहीं कहीं आप मान सकते हैं, लेकिन जनरली मानव बनाएगा तो ये थोड़ा भी इसके बीच प्लेस नहीं छोड़ता है। जैसे आप अपने पड़ोसी के खेत में जब जाते हैं तो जो मेड़बंदी करते हैं, तो इसमें आप कहाँ गैप छोड़ते हैं कि भैया ये ले लो, ये बीच में नालियाँ बन जाए, तो आप नहीं छोड़ते हैं, आप कहते हैं कि नहीं अपना यहाँ तक है। तो वही आपका आप सीमांत से समझ लीजिए। तो पहला तो यहाँ पे आपका रंग हो जाएगा। दूसरा देखिए सीमांत क्या है, बाहरी इलाकों में स्थित होता है, यानी कि बाउंड्री, ये आपका सीमांत जो है बाहरी इलाके यहाँ पे हो जाएंगे। और राज्य के बीच किसी भी तरह के राजनीतिक परिवर्तन, युद्ध आदि में सीमांत सबसे पहले प्रभावित होता है। तो जाहिर सी बात है ये सबसे पहले प्रभावित ही होगा। सीमा का अंत जो होता है, यानी बाउंड्री का अंत की बात कर रहा है, तो सीमांत प्रदेश के नो मैंस लैंड में भी स्थित होता है। तो ये जो एरिया होता है ना, इसमें कोई व्यक्ति नहीं आएगा, नहीं तो इधर आपका चाइना की सेना मान लीजिए, इधर आपकी इंडिया की सेना है, कोई अपना जो है माहौल बनाने के लिए पहुंच गया, तो इधर से गोलीबारी हो, इधर से वही बेचारा जो है अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ठीक है, 77 यहीं पे देख लीजिए, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ये भी आपका प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है, हंटिंगटन महोदय हो गए। और देखिए अभी तक जो अपने प्रश्न देखा उसमें कोई भी डाउटफुल प्रश्न नहीं थे। आगे देखिए इसमें दिया है कि सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। इसमें देखिए दिया है कि हाई बर्थ रेट, डिक्लाइन डेथ रेट। तो इसमें किया है, क्या बोल रहा है कि जो जनसंख्या संक्रमण का दूसरा चरण है, देखिए 2022 का जो पेपर है ना 5 जनवरी को तो हुआ था, उसमें सेम यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। कल जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें आप देखेंगे पूरा ये आपका दिया गया है। हाई बर्थ रेट आपका है और जो डिक्लाइन डेथ रेट है, जबकि फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में जो बर्थ रेट मैक्सिमम, डेथ रेट भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और तीसरे में क्या होती है, इसमें आपका बर्थ रेट भी आपका घटने लगती है और डेथ रेट जो है यहाँ पे न्यूनतम हो जाती है। न्यूनतम क्या, एकदम मिनिमम हो जाती है। और चौथे स्टेज में क्या होता है कि इसमें लो डेथ रेट हो जाती है, लो बर्थ रेट, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो एक प्रकार से आपका स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाइए, ये है आपका 83। तो 83 आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है कि ओजोन लेयर इज द स्ट्रेटोस्फीयर अब्जॉर्ब अ पोर्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रीचिंग द प्लैनेट सरफेस। तो आपका पहला तो राइट है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि जो रेडिएशन निकलता है उसको प्रिवेंट करती है, यानी कि प्लैनेट जो आपका अर्थ पे पहुंचने के, अर्थ सरफेस से पहुंचने से पहले वो उसको ऑब्जर्व कर लेती है। 81 देख लीजिए, फिर आ जाते हैं हम लोग उधर। विच ऑफ दीज पिरामिड्स इज ऑलवेज अपराइट, यानी कौन सा जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा रहता है, उल्टा नहीं होता है। तो हमेशा सीधा जो रहेगा ऊर्जा पिरामिड होता है। ठीक है, ये हमने आपको कराया भी है एनवायरनमेंट वाले में। देखिए पारिस्थितिक पिरामिड जो कराया गया है, तो इसमें ये आपका है 2 तरह के पिरामिड आपको पढ़ने हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, एनर्जी पिरामिड और पॉपुलेशन पिरामिड। सॉरी, एनर्जी पिरामिड नहीं बल्कि इकोलॉजिकल पिरामिड है और पॉपुलेशन पिरामिड, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, एक प्रश्न आपका श्योर रहता है। सो नेक्स्ट आइए 82 में दिया है कि यहाँ पे कंट्री का नाम दिया गया है और इनमें जो स्टॉर्म आते हैं, यानी हरिकेन वगैरह जो आते हैं, तूफान आते हैं। फिलीपींस में आपका देखिए टाइफून हो गया। और विली विली आपका कहाँ पे रहता है, तो विली विली आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में रहता है। ठीक है, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो आता है, तो उत्तरी अटलांटिक में आपका हरिकेन आता है। यूएसए में आपका टॉर्नेडो हो गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए ये वाला कथन कारण, तो समताप मंडल में ओजोन जो परत है सूर्य के किरणों के एक हिस्से को अवशोषित कर लेती है, जो अर्थ तक नहीं पहुँचने देती। एक हिस्सा मतलब कि अल्ट्रावायलेट। दूसरा देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज हुई थी, तो ये भी आपका राइट है। लेकिन ये खोज हुई थी क्या, इस कारण से ये जो है आपका रेडिएशन होता है, तो ऐसा नहीं है भाई, दोनों तो सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या आपका नहीं कर रहा है। बी विकल्प हो गया। और 84 देखिए, 84 में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली रिलेटेड टू कोपेन्स सिंबल्स एंड रीजन्स। तो कोपेन के सिंबल और रीजन से कौन सा जो है
इसमें देखिए दिया है कि कौन सा जोड़ा जो है कोपेन के प्रतीक और क्षेत्र से गलत तरीके से संबंधित है। तो ट्रॉपिकल सवाना जो दिया है तो ये आपका ट्रॉपिकल मानसून टाइप में देखिए AMW होता है। CWG जो आपका ड्राई विंटर हो गया। कोल्ड ह्यूमिड विंटर टाइप में आपका जो हो जाता है DFC हो जाता है। तो ट्रॉपिकल सवाना जो उष्णकटिबंधीय सवाना ये आपका AS होता है। तो इसमें देखिए ये जो डाटा दिया गया है कहीं कहीं आपको ये AS जो है ये ड्राई जो ट्रॉपिकल ड्राई सवाना है उसमें आएगा, लेकिन यहाँ पे ये वर्गीकरण जो बेसिकली दिया गया ये इंडिया के कॉन्टेस्ट में दिया गया है। तो वर्ल्ड के बजाय हम लोग इंडिया का जो ये वर्गीकरण देखेंगे कोपेन का, तो इसमें जो आपका AMW ठीक है, ये CWG आपका ठीक है, DFC ये भी आपका राइट है। जो सवाना टाइप की है ये आपका वहाँ पे AW होती है, ठीक है। तो कोपेन का जो मैप है ये 1980 से 2016 का डाटा, जैसे आप विकिपीडिया पे भी सर्च करेंगे वहाँ पे ये मैप मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इसका जो सोर्स है मैप का वो आपका पूरा जो कोपेन का वर्गीकरण है बेसिकली उसी से वो पूरा मैप वहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसी को देख के हमने यहाँ पे इन्फॉर्म किया आपको, क्योंकि कई जगह आपको ये मिलेगा कि AS जो है ये आपका ड्राई ट्रॉपिकल सवाना में आएगा, ठीक है। तो इस आधार पे ये इंडिया के कॉन्टेस्ट में आप जाएंगे तो ये आपका रंग हो जाएगा, तो यानी ये आपका AW होना चाहिए था, ठीक है, ट्रॉपिकल सवाना। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल डी ज्योग्राफिक ह्यूमन है, ये आपका ब्लांस का हो गया, राइट है ये। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे आप इंडिया यानी वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे ना तो AS और AW दोनों टाइप का उसमें शुष्क और विंटर वाला दे रखा है, तो इसमें आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ट्रॉपिकल जो सवाना है एग्जैक्ट जो है वो आपका AW टाइप की है। और आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, इसके बाद भी जो प्रश्न हमने यहाँ पे बताया इसमें से कोई और डाउटफुल आपको लगे तो आप निश्चित तौर पे कमेंट करके बताइएगा। इन विच ओशन इज़ वाल्विस रीजन, यानी वाल्विस जो कटक है अटलांटिक में, राइट है। और यहाँ पे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस स्टेजेज अर्बन डेवलपमेंट एंड एज ए पॉस्टुलेटेड बाई L. मम्फोर्ड, यानी जो लुइस मम्फोर्ड है। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका PYQ में मिल जाएगा। जो लुइस मम्फोर्ड का वर्गीकरण है उसके बारे में पूछ रहा है, तो यूपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस और मेगालोपोलिस ये आपका राइट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 86 में कि द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज़ लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द जोग्राफिकल इक्वेटर इन अ जोन एक्सटेंडिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कह रहा है भूमध्य रेखा के निम्न वायुदाब PT भौगोलिक विषुवत रेखा के दोनों ओर जो है कितने डिग्री अक्षांशों के बीच ये फैली हुई। तो लो प्रेशर बेल्ट जो होती है आपकी 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यानी कि जो आपका डोलरम PT है वही आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 89, इसमें दिया है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट आपका दिया गया। चलिए नीचे आ जाते हैं, हिंदी में ये देख लेते हैं। चलिए ये आपका 90 वाला है तो इसको मैच करा लीजिए आप पहले। 90 वाला कि बीबर का जो है ये आपका क्या है, बीबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत है, ठीक है। वान थ्यूनेन का एग्रीकल्चर है और क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल है, बीबर का फसल संयोजन है, तो कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखिए ये वाला जो दिया गया है आपका कि क्वेश्चन नंबर है 89, इसमें ये दे रखा है कि मैकेंडर ने यूरोप और एशिया और अफ्रीका की विशाल भूमि को एक विश्वद्वीप के रूप में सजाया है, ठीक है। तो ये तो राइट है, वर्ल्ड जो विश्वद्वीप की संकल्पना की थी मैकेंडर ने हार्टलैंड में अपने, तो उसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका को भी शामिल किया था बाद में संशोधन करके। कारण क्या दे रहा है कि विश्व की जनसंख्या का 7 से 7/8 भाग, यानी कि विश्वद्वीप में इतना पाया जाता है, जबकि इसका 1/8 भाग जो है शेष भागों में निवास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है दोनों राइट हो जाएंगे, लेकिन ये सही व्याख्या इसकी कर नहीं रहा है, क्योंकि इतना भाग पाया जाता है तो क्या ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक इसका विशाल भूमि के रूप में इन्होंने विश्वद्वीप के बारे में बात कही, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए बी तो आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नाथुला जो दर्रा है ये कनेक्ट करता है टू दिस प्लेस किनको, सिक्किम टू चाइना तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो नाथुला दर्रा है ये आपका सिक्किम से चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों को ये जोड़ता है।
नाथुला है, जलेपला है, ये सभी यहाँ पर आपके हैं, तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 92, ठीक है। 92 में देखिए दिया है कि मैच द इंग्रेडिएंट नेम इन ग्रुप ए, यानी कि इंग्रेडिएंट दिया गया, इधर आपका केमिकल फार्मूला दिया गया है। तो अमोनिया का क्या होता है, NH3 होता है, मीथेन का CH4 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 होता है। तो ये तो बहुत ही आसान है। अगला देखिए कि आर्थिक विकास क्षेत्र का जो क्षेत्रीय असंतुलन है, यानी जो रीजनल इम्बैलेंस है इकोनॉमी का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये लार्जली अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो किस फैक्टर से जो है ये लार्जली जो है अफेक्टेड होता है? क्या शिक्षा में कमी से? तो शिक्षा में कमी से क्षेत्रीय संतुलन तो होगा ही, कम संसाधन उपयोग से ये भी होगा, लोगों की कम मांग से वो भी होगा। इसमें देखिए कह रहा है कि कौन सा जो लार्ज अफेक्ट कर रहा है, तो संसाधनों में क्षेत्रीय असमानता। तो यदि संसाधन में ही असमानता आपको मिल जाएगी तो ये आपका रीजनल इम्बैलेंसेज को जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड करेगा। तो इस आधार पे डी हो गया, और यहाँ पे आप देख लीजिए बी हो गया। चलिए यहाँ पे टाइप ऑफ बायोम दिया गया है आपका 93 में, पहले देख लीजिए फिर उधर आ जाते हैं। इसमें आइसोडोपिन के बारे में दिया गया है, तो डायरेक्ट हम लोग देखिए आंसर पे ही आ जाते हैं। तो जो आंसर दिया है जिसमें आपका डाउटफुल रहेगा उसमें चारों विकल्प देख लेंगे। तो लाइन ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर टन, यानी कि जो आइसोडोपिन है क्या करता है, ये समान लागत वाली जो प्लेसेस हैं, ठीक है, या लाइन है उसको जोड़ता है। तो ये आपका सम परिवहन लाइन भी आप इसे कह सकते हैं आइसोडोपिन, तो राइट है ये। बायोम की बात कर लीजिए, अलग अलग देखिए एरिया में अलग अलग जो पेड़ों के प्रकार हैं, ये देखिए हमने आपको अनअकैडमी पे जो प्रैक्टिस करा रहा था 2012 से लेके 2022 तक का प्रैक्टिस का सेशन वहाँ पे चल रहा था, तो उसको आप लोग पूरा देख लेंगे ना तो सेट का कोई भी एग्जाम क्रैक कर जाएंगे केवल प्रीवियस ईयर से ही। तो बायोम के प्रकार में देखिए आपका जो यहाँ पे दिया गया सवाना टाइप के जो बायोम होते हैं वहाँ पे किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, पेड़ पौधे मिलेंगे आपको। तो वहाँ पे लार्च हो गया, ये सभी मिलेंगे। और समशीतोष्ण जो पर्णपाती वन बायोम है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे जो मैपिल टाइप का हो गया। इसके अलावा देखिए जो टैगा वन बायोम होते हैं, तो टैगा में क्या होते हैं, सवाना में आपका बायोबाब होगा, बायोबाब। यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ये भी राइट है। और जो आपका टैगा में आपका लार्च होगा, क्योंकि ये टैगा वन बायोम जो है सर्वाधिक आर्थिक रूप से जो है इसका दोहन भी खूब किया जाता है। रेगिस्तानी जो बायोम हो गया, तो इसमें आपका जैसे रेगिस्तान में वैसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे जिनकी पत्तियां क्या होंगी, नुकीली होंगी, ठीक है। तो ये आपका जो है एकेसिया हो गया। सदाबहार वन बायोम कौन सा हो जाएगा, तो सदाबहार में आपका जो डाईवुड हो गया, यानी जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 96 में, हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ साउंड काज नॉइज पॉल्यूशन फॉर ह्यूमन। तो इसमें देखिए आपका 80 डेसिबल होना चाहिए। तो फिलहाल जैसे जी WHO का जो आंकड़ा है उसमें आपका 75 ही है, ठीक है। WHO का जो आंकड़ा है इसमें है 65 to 75 जो नॉइज पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब चूँकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो 80 आपका है, तो कहीं कहीं आपका जो नॉइज पोल्यूशन 85 भी दे रखा है। IPCC की जो रिपोर्ट है उसमें आपका है 85 के आसपास। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं जो आपका दिया गया है। तो फिलहाल ये आपका डाउटफुल में है, यदि आपको कहीं एग्जैक्ट डेटा मिले, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा WHO का डाटा जो है ये आपको ईजिली मिल जाएगा WHO का, ठीक है। तो उसमें आपका 75 दे रखा है, 75। तो यहाँ पे आपका ये 90 डेसिबल आप कर सकते हैं, तो इसको आप डाउट में लीजिएगा 96 वाला। 99 की हम लोग बात करें तो इसमें दिया है कि क्लाइमेट जो आपका द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन, यानी कि जो अमाउंट टोटल पृथ्वी की सतह पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी मात्रा जो है किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, या चेंज इन ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, या मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिशन या ट्रांजिट, ठीक है। यानी जो पृथ्वी की सतह पर एनर्जी हमको मिलती है क्या वो वायुमंडल की संरचना में परिवर्तन पर भी डिपेंड करती है। तो जाहिर सी बात है वायुमंडलीय संरचना में परिवर्तन का मतलब क्या होगा कि इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन जब होगा, तो जैसे मान लीजिए कि आपका बादल आ गए, ठीक है, तो बादल यदि है वो वायुमंडल में, तो इससे क्या होगा कि जो अर्थ पे आपका एनर्जी प्राप्त होती है, सनलाइट प्राप्त होगी, तो वो भी आपका इसमें वेरिएशन होगा ही। वायुमंडल की पारदर्शिता में परिवर्तन, तो इसमें भी आप एग्जाम्पल बादल का ही देख सकते हैं, ठीक है। पारगमन में ऊर्जा का परिवर्तन, पारगमन यानी कि जो आपका यहाँ से टेरेस्ट्रियल वेव एनर्जी जाती है वापस जाती है, तो इससे क्या होगा कि एनर्जी में परिवर्तन होगा। तो ये भी आपका क्या है, पृथ्वी की सतह पर जो ऊर्जा की मात्रा होती है उस पर डिपेंड करती है। तो इसमें आपका 1 2 3 सभी सही हैं।
चलिए 97 देख लीजिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एयर प्रेशर एट द सी लेवल, यानी कि जो सी लेवल पे मानक वायुदाब होता है। तो ये देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, 1013.25 ये आपका पारे के दाब के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए 100 हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कल्चर इज ट्रांसफर्ड, यानी कि कल्चर जो है ये आपका हस्तांतरित होती थी, तो राइट है। ठीक, कल्चर इज एबल टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी संस्कृति जो है ये परिस्थितियों के अनुकूल आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं, तो ये भी आपका राइट है। जैसे इंडिया में जब ब्रिटिश उपनिवेश था इंडिया जो है, तो उस समय क्या किया था, इन्होंने इंग्लिश को अडॉप्ट कराया, थोपा। तो हम लोगों ने या कुछ ऐसे उस टाइम के विद्वान जो थे, उन्होंने क्या किया कि दो ध्रुवी यहाँ पे बन गए थे, एक जो है इंग्लिश के विरोध करने वाले, एक इनके सपोर्ट करने वाले। तो जो सपोर्ट करने वाले थे क्या किए कि सिचुएशन देखे कि भैया अंग्रेजी सीख लो, आसानी से जो है ब्रिटेन या लंदन आप घूम लोगे, तो ये फ़ायदा हुआ कि यानी संस्कृत के अनुसार जो है परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन कर गए। तीसरा ये देखिए दिया है कि कल्चर इज ओनली नॉन मटेरियल, यानी कि जो कल्चर है ये केवल अभौतिकी है। तो कल्चर भौतिकी या भौतिकी दोनों है। जैसे कल्चरल लैंडस्केप की जब आप बात करते हैं तो वो आपका क्या है, मूर्त है। ठीक है, यानी वो मटेरियल है। तो इसमें आपका जो दिया गया 1-2 ही सही है, तीसरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। 97 देखिए, द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज इस्टेब्लिश इन 1952 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज़। तो जो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आपका और क्लियर हो जाएगा ना कि भारत में वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1952 में। अब किस लिए कराई गई है, तो जंगली जानवरों को संरक्षण के लिए, या वनस्पतियों का आवरण के लिए, या संरक्षण भंडार का रक्षण के लिए। तो जो वन्य जीव है यानी कि वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड लाइफ का मतलब ही हो गया कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। ठीक है, वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड एनिमल तो आएंगे ही, वेजिटेशन से यहाँ पे वेजिटेशन से कोई विशेष मतलब इसका नहीं है। तो वन्य जीव है तो वाइल्ड एनिमल्स होंगे। ठीक है, पहला ये राइट हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इसमें देखिए 1-2 ये तो हो ही चुके हैं, 100 आपके हो गए। चलिए 101 आ जाते हैं। सॉर्ट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस बाय साइज एंड अरेंज देम असेंडिंग आर्डर। इसमें देखिए जो दिया गया आपका, तो इसमें असेंडिंग आर्डर में यानी कि कह रहा है कि आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा क्या होता है, गाँव होता है आपका, गाँव से बड़ा फिर आप क्या आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर जो गाँव दिया है, गाँव से बड़ा आपका नगर हो जाएगा। ठीक है, नगर से बड़ा क्या होता है, सन्नगर होता है। सन्नगर क्यों बड़ा होगा, क्योंकि जो महानगर होते हैं, महानगरों के किनारे जो सतत नगरीकरण होता है वो आपका सन्नगर होगा। तो जाहिर सी बात है नगर जो है, सन्नगर जो है नगर से बड़ा होगा। फिर आपका सबसे बड़ा यहाँ पे महानगर हो जाता है, यानी मेगालोपोलिस जो है सबसे बड़ा होगा। फिर कन्वर्बेशन होगा, फिर टाउन, फिर विलेज। तो यदि अवरोही में पूछता तो 1, 2, 3, 4 हो जाता। अब यहाँ पे असेंडिंग आर्डर में पूछ रहा है तो 4, 3, 2, 1 हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए यूएनईपी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, तो ये तो बहुत आसान है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीचे, इकोलॉजिकल नीचे जो है कि किसने पहली बार दिया था, ये भी देखिए आपका रिपीटेड है ग्रीनले ने 1971 में। और विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन फैक्टर्स इज नॉट रिलेटेड टू द सॉइल इरोजन। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, अब इसमें समझिएगा कैसे है। कह रहा है कि कौन सा जो मानवीय कारक भू क्षरण से संबंधित नहीं है। तो मानवीय कारक कौन सा है जो भू क्षरण से संबंधित नहीं है, तो कृषि कार्य में परिवर्तन क्या है, भू क्षरण होता है इससे। ठीक, मानव के द्वारा जो किया जाएगा कृषि कार्य में परिवर्तन तो किया जाता है, तो इससे भू क्षरण तो होगा ही। ठीक है, इसके अलावा देखिए खनन और उत्खनन होगा, तो ये भी आपका भू क्षरण के लिए जिम्मेदार होगा। अब देखिए कृषि कार्य में परिवर्तन जो पूछ रहा है, तो कई लोगों के यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। तो फार्म प्रैक्टिस चेंजेस, जैसे आपका पहले अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पे यूज किया जाता था, फिर इन्होंने अलग कराया, या देखिए आपका मेड़बंदी करके इन्होंने किया, तो मेड़बंदी से भी क्या होगा, भू क्षरण धीरे धीरे होगा ही। तो कृषि कार्यों में परिवर्तन भी आपका एक हद तक जिम्मेदार है। खनन उत्खनन तो आपका है ही। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका प्रबंधन के उपाय, यानी कि जो आप यहाँ पे मैनेजमेंट मेजर करेंगे, प्रबंधन के उपाय। तो प्रबंधन के उपाय ये मानवीय कारकों का भू क्षरण से संबंधित तो नहीं, प्रबंधित आप करेंगे तो भू क्षरण तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला तो नहीं होना चाहिए। फिलहाल प्रबंधन के उपायों को हम लोग शामिल करते हैं मानवीय कारकों के अंतर्गत। और वनस्पति का जो घनत्व है, तो बेसिकली देखिए इन तीनों में जो मेन रूप से आपका है ये 2 नंबर, 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब प्रबंधन का जब उपाय करेंगे आप,
तो यानी मैनेजमेंट को माप रहे हैं, तो वो भूक्षरण से कहाँ रिलेट कर रहा है? भूक्षरण से आपका जैसे आप विस्फोट कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, ठीक है, या एग्रीकल्चर जो पैटर्न आप चेंज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रबंधन का उपाय एक बहुत माइन्यूट लेवल पे आपका भूक्षरण के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन वनस्पति का जो ये घनत्व है, यहाँ पे आपका जो दिया गया है चारों विकल्प में, तो इसमें देखिए जो वनस्पति का घनत्व, जैसे मान लीजिए ये एरिया है, तो इसमें ढेर सारे जो आपका पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे भूक्षण तो ये रुकेगा ही, भूक्षण होगा नहीं, ठीक है। तो लेकिन ये आपका नेचुरल प्रोसेस भी है, ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये जो है ये मानवीय कारकों के अंतर्गत तो नहीं आएगा, और वनस्पतियों का घनत्व तो आपका ज़्यादा है तो भूक्षण भी नहीं होगा। तो हालांकि यदि देखा जाए तो पूरी तरह से प्रश्न गलत ही है, लेकिन अब वहाँ पे आपका लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्शन देंगे तो वहाँ पे लॉजिक नहीं दे सकते, सोर्स देंगे आप, ठीक है। तो इस आधार पे आपका ये तो 4th नंबर राइट हो जाएगा। लेकिन यदि आप देखें तो प्रश्न बनाने का जो ये गलती हुई है इसमें प्रश्न बनाने में इनके द्वारा, तो 4th यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे जो दिया गया था, नेक्स्ट है ग्रीनले हो गया। 105 देखिए इकोलॉजी जो है, तो इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल का है। अब देखिए इसको ये डिलीट भी कर सकते हैं यदि किसी ने यहाँ पे रिमाइंड कराया। इसमें देखिए दिया गया है कि एक नक्शा जो ये देखिए आपका ये भी रिपीटेड है, राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था और अपना यूजीसी नेट में भी पूछा गया। इसमें दिया है कि यदि नक्शा एक को जो जिसका आरएफ जो 1/25,000 है खींचा जाता है, तो मानचित्र को आधा करने के लिए कौन सा निरूपक भिन्न यूज किया जाएगा? अब देखिए जब दोगुना किया जाता है तब क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। जब आधा करने की बात करेगा तो आपको गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे आधा करने की बात कर रहा है तो 1/3 1/2 होता है, तो 2 से आप इसमें गुणा कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। बस आप इसका मेथड समझ लीजिए, जहाँ पे आपको कहे कि ये आप इसको आधा कर दीजिए मैप को, तब आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक। जब आपका कहेगा दोगुना करिए तब आप भाग कर देंगे, ठीक है। यदि यहीं पे आपका कहता कि दोगुना कर दीजिए तो ये आपका 25,000 में आप 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 109 नंबर देख लीजिए, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कैटेगरी ऑफ कल्चरल रीजन। ये देखिए ये भी आपका जो है किस में पूछा गया है, यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर ये भी है, ठीक है। सांस्कृतिक प्रदेशों का की श्रेणी व उनके आकारों में आपको डिवाइड करना है इसको। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें, यानी कि आकार के अनुसार में उनको सही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में आपको करना, तो सबसे बड़ा क्या होता है आपका? कल्चरल वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो सांस्कृतिक संसार हो गया, ठीक है। कल्चरल वर्ल्ड नंबर 1 पे आपका आ गया। दूसरे पे आपका क्या आ जाएगा? जो कल्चरल रिल्म होता है, ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक जो परिमंडल है। फिर आपका क्या आएगा? जो कल्चरल रीजन है, परिमंडल में आपका रीजन आएगा, ठीक है। और सबसे नीचे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका कल्चरल हर्थ आ जाएगा, यानी सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। केंद्र के चारों ओर क्या होगा? रीजन होगा, रीजन के चारों ओर आपका रिल्म होगा, रिल्म के चारों ओर आपका वर्ल्ड होगा, ठीक। तो ये क्रम आपसे पूछा गया है। इसमें केवल 3 ही दिया है, यूजीसी में आपका 4 दिया था, कल्चरल हर्थ भी शामिल था। 107 में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर डिपिक्टिंग अर्बन पॉपुलेशन ऑन मैप, यानी कि कौन सी तकनीक जो है आबादी को मानचित्र पर दर्शाने के लिए उपयुक्त तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेस्योर से क्या किया जाता है? ऊंचाई, ठीक, ये आपका हेस्योर विधि का यूज किया जाता है इसमें। वृत्त, गोला, ये सभी जो है आपके पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे आपका दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एयर पॉल्यूटेंट, तो कौन सा जो है एयर पॉल्यूटेंट नहीं है? तो इसमें देखिए आपका धुआं है, CO2 है, SO2 है, ये सभी तो हैं, लेकिन नाइट्रोजन गैस आपका पॉल्यूटेंट नहीं है, ऑक्सीजन गैस आपका पॉल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आरएफ दिया और स्केल दिया है। अब आरएफ में देखिए सबसे बड़ा क्या होता है आपका? जो कैडेस्ट्रल होता है, तो ये आपका क्या होता है कि सबसे बड़ा होता है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, सबसे बड़ा आपका कैडेस्ट्रल होगा। तो जो बड़ा रहेगा वो आपका देखिए, छोटे जो भिन्न होंगे, आरएफ की वैल्यू जहाँ पे छोटी दिखी रहेगी वो आपका क्या होगा? सबसे बड़े एरिया को प्रदर्शित करेगा, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा वो आपका सबसे छोटे एरिया को डिफाइन करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा जो है ये 1:25,000 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैडेस्ट्रल हो जाएगा। फिर इससे छोटा जो हो जाएगा देखिए 1:50,000, फिर ये आपका लार्ज में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका दिया है 1:, ये आपका है 50 लाख दिया गया है, तो ये आपका जो दिया गया है तो ये आपका सबसे स्मॉल में आ जाएगा। और ये आपका 1:25 जो दिया गया यानी 2,50,000 जो आपका है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्केल को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में तो आपका एक रहता ही है इस तरह से प्रश्न, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, बस आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखिए काई स्क्वायर मेथड, तो काई स्क्वायर मेथड जो है ये मोस्टली किसके लिए यूज होता है, तो ये देखिए आपका दिया है इसमें कि वेरिएबिलिटी के लिए, रिग्रेशन के लिए, इंटर रिलेशन के लिए, एस्टेब्लिश ऑफ नॉर्मली फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो काई स्क्वायर का जो आप फार्मूला देखेंगे तो उसमें आपका ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें होता है। सेलेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स बिलो, द एंटीबायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच ए ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना। तो चलिए हिंदी में देख लेते हैं आगे है। ये जैविक संसाधन जो है जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, इसमें जीवन होता है जैसे कि मनुष्य और वनस्पति। ठीक है, तो ये तो आपका राइट है, जैविक संसाधन में जीवन होगा ही, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। कारण देखिए दिया कि जैविक असंसाधन, अजैविक संसाधन वे चीज़ें हैं जिनमें निर्जीव चीज़ें से बनी होती है, उदाहरण के लिए। ठीक है, तो ये दोनों तो राइट हैं, लेकिन क्या अजैविक संसाधन चट्टानें, हवा, धातुएं हैं, इस वजह से जैविक संसाधन ये होगी, तो ऐसा नहीं, दोनों अलग अलग रूप से सत्य हैं। ठीक है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अगला देखिए कि विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एथनिक रिलीजन, तो एथनिक रिलीजन में हिंदू है, क्रिश्चियन है, जैन है, मुस्लिम है। ठीक है, तो कौन सा जो है मानव जाति धर्म का उदाहरण है, तो इसमें जो आपका एथनिक रीजन में हिंदू हो जाएगा। 114 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंग्वेज फैमिली ऑफ द्रविडियन, मलायन, पोलिनेशियन लिंग्विस्टिक ग्रुप। ये देखिए ये भी आपका यूजीसी का रिपीटेड है। ठीक है, तो इसमें आपका कह रहा है कि कौन सा जो है ये द्रविड़, मलयन, मलय, पोलिनेशियन भाषाओं का समूह परिवार का नहीं है। तो इसमें देखिए द्रविडियन, माइक्रोनेशियन, मलायन ये सभी हैं, लेकिन मंगोलिक जो है ये आपका नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो दिया गया इसी से आप प्रश्न से ही इसको क्लियर कर ले जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पे दिया कि एलुवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, तो एलुवियल सॉइल जो है ये वेरी फर्टाइल होती है, यानी बहुत अच्छी उर्वर शक्ति इसमें होती है, यानी जलोढ़ मृदा में, तो ये राइट है। दिया कि मोस्टली दीज सॉइल सर्टेन कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम, तो ये भी आपका राइट है। और इसी वजह से क्या होती है, जो एलुवियल सॉइल होती है ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, ज़्यादातर मिट्टी में इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूने की पर्याप्त मात्रा भी होती है, क्योंकि बराबर इसमें जो है नदियों के बाढ़ का पानी आता रहता है। ठीक है, विच व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, चलिए पॉपुलेशन पिरामिड से भी प्रश्न पूछ दिया, इकोलॉजिकल पिरामिड से तो एक पूछा ही था कि सर्वाधिक जो हमेशा जो सीधा रहेगा कौन सा पिरामिड रहेगा, तो ऊर्जा पिरामिड है। अब यहाँ पे देखिए इकोलॉजिक पॉपुलेशन पिरामिड से भी प्रश्न आपका दे दिया है। तो पॉपुलेशन पिरामिड में यानी इसका महत्व क्या होता है कि टू स्टडी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्या घनत्व के अध्ययन के लिए किया जाता, नहीं। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के लिए नहीं, बल्कि क्या होता है यहाँ पे जनसंख्या वितरण के अध्ययन के लिए नहीं, बल्कि जो हेल्प टू एज एंड सेक्स रेशियो के लिए ये किया जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे उसमें इस तरह से आपका बना रहता है। ठीक है, जो जापान का, कई बार जापान का पूछा गया है, जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये कैसा होगा, और अलग अलग आकार उसमें डिफाइन कर दिया जाता है। विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंजेज विद इन 0.3 to 0.4, ठीक है, माइक्रोमीटर वेवलेंथ। इसमें दिया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये देखिए ये भी आपका यूजीसी का प्रीवियस ईयर है। 0.3 से लेकर 0.4 जो आपका वेवलेंथ दिया गया है, ये किसके भीतर यानी कि है, किसमें ये आएगा, अल्ट्रावायलेट में आ जाएगा, विजुअल में या फोटोग्राफिक अल्ट्रावायलेट रीजन में, तो ये भी आपका देखिए यहाँ पे इन्होंने राइट लगा रखा है। उपग्रह श्रृंखला लॉन्चिंग वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए आपका जो लैंडसेट है 1972, नोवा श्रृंखला 79 है, IRS 1988 है, स्पॉट जो है ये 1995 जो दिया गया, ये आपका मैच नहीं है, यही आपका रंग हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें चूँकि देखिए आपका जो ऑफिशियल आंसर लगा है डायरेक्ट उसी को हम लोग मेंशन कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें आपको यानी कि टोटल आपका 100 प्रश्न है, तो टोटल 100 प्रश्न हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, तो फिर जो है आप लोगों का मन भी कम लगता है। द प्रेसाइज पोजीशन सर्विस, प्रेसाइज पोजीशनिंग सर्विस यानी कि आपका जो दिया गया है ये कि सटीक स्थिति निर्धारण सेवा यानी पीपीएस जो ये उपकरण है ये किसके लिए यूज किया जाता है, क्या सिविलियन के लिए रिसीवर है, मिलिट्री नेविगेशन या जियोडेटिक, तो ये आपका मिलिट्री रिसीवर के रूप में काम किया जाता है। विद रेफरेंस टू इंडिया द सेक्स रेशियो इज एन इंडेक्स यूजुअली डिफाइंड है, तो सेक्स रेशियो के बारे में पूछ रहा है। ये देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत के संदर्भ में जो लिंगानुपात के एक सूचकांक में, तो ये आपका प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है, जैसे आपका 1000 पे 943 अभी आपका 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग है। तो इसमें दिया है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस बीच ऑफ द दीज स्टेट हैज़ रजिस्टर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ इन इट्स पॉपुलेशन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए -6 के आसपास ये है आपका नागालैंड का। ठीक है, 122 में देख लीजिए दिया है कि 123 देख लीजिए, फिर 22 आ जाते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति की औसत कपालीय क्षमता जो है 1300 घन सेंटीमीटर, ये देखिए आपका न्यू क्वेश्चन बनाया है प्रजातियों के वर्गीकरण से ये प्रश्न है। तो 1300 जो आपका क्यूबिक सेंटीमीटर है ये आपका निग्रीटो का है। और यहाँ पे देख लीजिए 14 नंबर में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी 382, ये तो आपका राइट है, 382 है ही। यूपी का जो दिया गया है पॉपुलेशन डेंसिटी 1892, ये आपका आई थिंक यूपी का जो है ये 908 के आसपास है शायद, एग्जैक्टली हमें ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वेस्ट बंगाल में नहीं है बल्कि आपका बिहार राज्य है। मिज़ोरम हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो मिज़ोरम नहीं बल्कि आपका जो नागालैंड है लोवेस्ट में। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है नागालैंड बल्कि अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, 17 है जो ये आपका। इसके बाद देखिए ये स्टेटमेंट में आ जाते हैं। ये दिया है कि यह सामाजिक प्रक्रिया 122 वाला जो है सामाजिक प्रक्रिया आत्मसात करने का हिस्सा है जो संघर्ष के एकीकरण तक अंतिम चरण भी है, तो ये भी तो राइट है। जनसंख्या प्रवसन यानी प्रवास कर रहे हैं या विस्थापित हो रहे हैं या देश की सीमा के विस्तार आदि के फलस्वरूप जो ये आपका सामाजिक प्रक्रिया है ये आपका इसमें अडॉप्ट की गई है तभी ये आपका सक्रिय हुई है, तो ये दोनों आपके यहाँ पे राइट है। और नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे जो दिया गया है 125 में, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू इन ए सीरीज ऑफ आइटम इज कॉल्ड, यानी जो मदों की एक श्रृंखला होती है उसमें वो हाई वैल्यू होती है और लोवेस्ट वैल्यू होती है, इनके अंतर को क्या बोला, क्या मीन बोला जाता है, मोड बोला जाता है, मीडियम बोला जाता है, इनको इन दोनों तीनों में से कोई नहीं बोला जाता है। 127 देखिए मैच द टाइप ऑफ, इसको हम लोग बाद में और डिटेल में करेंगे ही, तो अभी केवल आपको यहाँ पे बताने के लिए कि कौन सा प्रश्न यहाँ पे रॉन्ग है और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो लोग सेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें देखिए लोहे के जो अयस्क उनके प्रकारों की बात किया और उसमें लोहे की मात्रा की भी बात किया है, तो ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया प्रश्न में है। ठीक है, यहाँ पे आपका हेमेटाइट भी लोहे के अयस्क का भी पूछा जाता है, या इसके अलावा और जो खनिज तत्व हैं उनके अयस्क को भी पूछा जाता है कि कौन सा निम्न में से किसका अयस्क है। अब देखिए प्रवाल भित्तियों का भी पूछा है, तो पहले हेमेटाइट वाला क्लियर कर लेते हैं। तो हेमेटाइट में जो है ये आपका 60 से 70% होता है जो आपका लौह की मात्रा होती है। सीडी राइट में क्या होता है, तो सीडी राइट आपका जो है 10 से 48%, सबसे लोवेस्ट टाइप का जो आपका आयरन ओर होता है ये आपका सीडी राइट है। फिर आपका लिमोनाइट जो है इसमें 30 से 60% के आसपास होती हैं। और मैग्नेटाइट सबसे जो बेस्ट जो आयरन ओर होता है मैग्नेटाइट होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो आयरन की मात्रा होती है मैग्नेटाइट में होती है। प्रवाल भित्तियों की बात यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें राइट आंसर जो है डी ही है। प्रवाल भित्तियों की बात करें तो इनका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार किसके बीच पाई जाती है, देखिए 25 नॉर्थ 25 साउथ के बीच होती है। तो जनरली कहीं कि आपको 30 के आसपास भी मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है कि सामान्यतः दिया है, तो सामान्यतः जहाँ पे पाई जाए यानी जिनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाए तो वही आप लेंगे। अब अपवाद स्वरूप आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के आपका जो पूर्वी भाग है वहाँ पे भी उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, 30 डिग्री या इसके आसपास भी प्रवाल भित्तियाँ देखने को मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें स्पेशल में आ जाएंगी, आपका जनरल फॉर्म में पूछा है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान रखना है।
मैच ऑफ द फॉलोइंग EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रीजन ग्रुप ए विद वेवलेंथ इन ग्रुप बी। ठीक है, तो पहले तो इधर देख लीजिए कि स्थलाकृतिक जो प्रोफाइल यानी टोपोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल, इसमें दिया है कि क्षैतिज स्तर पे ये आपका 1:1,50,000 दिया है 1 अनुपात, और ऊर्ध्वाधर स्तर पे 1,25,000 1 अनुपात 25,000 दिया है। तो प्रोफाइल के निर्माण में कितनी बार ऊर्ध्वाधर स्तर की अत्युक्ति होती है इसमें। ठीक है, इसमें आपको ये निकालना है। तो आपको क्या करना है कि ऊर्ध्वाधर ये आपका दिए, देखिए ये आपका क्षैतिज प्रोफाइल हो गया, ये आपका ऊर्ध्वाधर हो गया। तो ये आपका रेशियो कितना दिया है कि 1 अनुपात ये 1,50,000 का है। तो आप इसको जब 25,000 में डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट हो जाएंगे, इसमें आप डिवाइड कर देते 6 पार्ट हो जाएंगे। आप 6 बार में जो है ये ऊर्ध्वाधर अतियुक्ति यानी कि इसको ये आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहा है, यहाँ पे दिया है कि मैच कराना है आपको। तो इधर 130 देख लीजिए, जनरल डेप्थ ऑफ डीप सी प्लेन्स वेरीज बिटवीन। तो जो डीप सी प्लेन है ये कितने मीटर के बीच होती है, तो ये आपका जनरली जो है 3,000 से लेकर 6,000 मीटर होती है। तो ये आसान से प्रश्न है इसमें। देखिए यहाँ पे आपको मैच कराने के लिए जो दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, जो फोटोग्राफिक आपका पराबैंगनी बैंड होती है, इसका जो रेंज होता है या इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है आपका 0.3 से 0.4। अभी ऊपर आपने देखा इंफ्रारेड का जो है 0.7 से 0.3, और इंफ्रारेड बैंड जो है ये मिडल वाला जो है 8 से लेके 14, और दृश्य वाला जो है ये 0.4 से 0.7। तो ये आपका इजीली मिल जाएगा। ये UGC का भी PYQ है, प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे मिल जाएगा। हु इज़ द फर्स्ट थिंकर ऑफ रैंक साइज रूल। तो रैंक साइज रूल का जो पहला थिंकर है वो कौन सा है। ठीक, कोटि आकार नियम का पहला विचारक कौन था, जेफरसन है, मार्क जेफरसन। फिर आपके जो है पूरी तरह से जो GK जिप ने दिया था यानी इसको एक्सप्लेन किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी निर्भरता सिद्धांत है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट कंट्री आर आल्सो एक्सप्लेन्ड बाई सच थ्योरी। ठीक है, तो हिंदी में भी अभी देख लेते हैं। तो उसके पहले 133 वाला देख ले, हु एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ग्लेशियल कंट्रोल कंटेस्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ कोरल लीफ। तो देखिए प्रवाल भित्तियों से संबंधित जो ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी हिमानी नियंत्रण सिद्धांत जो है किसने दिया है, तो डेली का है। ठीक है, अवतलन सिद्धांत जो है इसमें डेविस और डार्विन भी शामिल हैं। अगला देखिए 134 में दिया है कि कौन सी नदी महाबालेश्वर के पास से निकलती है। तो ये देखिए यही आपका यहाँ पे रंग है, इसमें जो कि इन्होंने कर रखा है कि नर्मदा निकलती है, जबकि जो आपका महाबालेश्वर के पास से निकलती हैं ये 5 नदियाँ ऑलमोस्ट निकलती हैं जो छोटी बड़ी भी हैं, जिसमें कृष्णा एक महत्वपूर्ण नदी भी है। ठीक है, महाबालेश्वर से कृष्णा निकलती है, गायत्री नदी निकलती है, बीड़ा नदी निकलती है, कोयना नदी निकलती है। ठीक है, सावित्री नदी निकलती है। ये सभी नदियाँ जो है ये आपका महाबालेश्वर से निकलती हैं। तो इसलिए आपका ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। इसको आप देखिए MCRT से भी दे लीजिए, RC तिवारी सर की किताब से भी दे लीजिएगा ऑब्जेक्शन। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया है कि निर्भरता सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो निर्भरता सिद्धांत में निर्यात निर्भरता, व्यापार घाटी, ये सभी तो शामिल होते हैं। ठीक है, विकासशील देश जो है यानी डिपेंडेंसी थ्योरी, विकासशील देश विश्व आर्थिक प्रणाली से कैसे जुड़े हैं यह भी इस सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी में भाई विकासशील देश जो है ये आपका वर्ल्ड जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें किस तरह से जुड़े हैं, तो ये भी तो आपका डिपेंडेंसी के अंतर्गत ही तो आएगा। इसमें देखिए दिया है कि ऐसे सिद्धांत अविकसित देशों यानी जो विकासशील देश हैं इनकी गरीबी और आर्थिक विकास को भी इसमें समझाया गया है। तो डिपेंडेंसी में इनके आर्थिक विकास को नहीं बल्कि इनके जो विकसित देशों पे निर्भरता है उसको बताया गया है डिपेंडेंसी में। ठीक है, तो इसमें भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट मैच्ड रिलेटेड विद कॉन्टिनेंटल सेल्फ। इसमें कह रहा है कॉन्टिनेंटल सेल्फ की जो है कौन सी इसमें संबंधित विशेषता नहीं है, तो आपका उथला हिस्सा और महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है, गहराई 200 मीटर। ठीक है, भूमि तलछट पाया जाता है इसमें, जो महाद्वीपीय सेल्फ है महाद्वीपीय मग्नतट है, भूमि से तलछट भी पाए जाते हैं। ढलान जो है आपका 2 से लेकर 5 डिग्री के बीच ये आपका नहीं होता है। हु वाज द फर्स्ट जोग्राफर इलेबोरेट रेडिकल जोग्राफी, तो रिचर्ड पीट है, ये राइट है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पेयर रिलेटेड टू नेम ऑफ द रिवर इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। कह रहा है कि नदी के नाम उद्गम संबंधी कौन सी जोड़ी जो है गलत है।
तो क्या सिंधु नदी जो है वेस्टर्न घाट से निकलती है? नहीं। ब्रह्मपुत्र आपका देखिए मानसरोवर से है, राइट है। और यहाँ पे भागीरथी जो गोमुख ग्लेशियर से है। नर्मदा आपका अमरकंटक पहाड़ी से निकलती थी, ये भी सही। सिंधु नदी आपका जो है वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती है, ठीक है। पश्चिमी घाट से आपका गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये सभी नदियाँ निकलती हैं। विच विंड बेल्ट इज आल्सो कॉल्ड हेडली सेल, देखिए ये भी प्रश्न आ गया ना, हेडली सेल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हेडली सेल कहा जाता है। वेस्टर्लीज को क्या बोला जाता है, इसे पोलर सेल बोला जाता है, सॉरी इसे आपका फेरल सेल बोला जाता है। ध्रुवी को क्या बोला जाता है, इसे पोलर सेल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना करिएगा, ये सभी आपका यूजीसी में भी पूछा गया। इसमें देखिए दिया गया इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीजनल डेवलपमेंट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रिसोर्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वाज गिवन बाय, यानी कि जो क्षेत्रीय विकास के संबंध में राज्य संसाधन और आर्थिक विकास का जो सिद्धांत दिया, ये न्यू क्वेश्चन बना है, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये हुबर और फिशर ने इसको दिया था, ठीक है। रुस्टो और स्मिथ ने अलग मॉडल दिया है। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट आइडिया रिगार्डिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। चलिए यहाँ पे जो आपका दिया है कि महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में पहला विचार किसने प्रस्तुत किया था, यानी महाद्वीपीय प्रवाह या महाद्वीपीय विस्थापन की बात करें तो हालांकि जो यहाँ पे पूरी तरह से जो महाद्वीपीय, यहाँ पे चलिए हम आपको एक दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो नोट्स हमने प्रोवाइड कराया था उसी का ये इमेज है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका दिया गया है कि 1858 में ही इन्होंने जो स्नाइडर हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि पहली बार जो है महाद्वीपीय विस्थापन को मानचित्र की सहायता से बताया। उनकी पुस्तक है क्रिएशन एंड इट्स मिस्टीरियस रिवील्ड। इसमें बताया कि महाद्वीप के पहले यानी विस्थापन के पहले जो महाद्वीप इकट्ठा थे, इसका मानचित्र उन्होंने अपनी किताब जो है कार्बोनिफेरस ज्योग्राफी में भी प्रस्तुत किया। और उन्होंने अपनी कल्पना के अनुसार उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जीवाश्मों का भी अध्ययन किया। अब देखिए महाद्वीपीय विस्थापन की जो परिकल्पना है, ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन को सिद्धांत के रूप में या महाद्वीपीय विस्थापन के महाद्वीपीय प्रवाह की जो परिकल्पना है, इसको एफ.बी. टेलर ने 1908 में प्रस्तुत किया था और प्रकाशन 1910 में हुआ था। अब आगे देखिए महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में यहाँ पे दिया गया पूरी तरह से। यहाँ पे देखिए टेलर ने क्या बताया कि महाद्वीपों का प्रवाह विषुवत रेखा की तरफ हुआ है, जहाँ कोमल अवसादों का निक्षेप था वहाँ पर्वतों का निर्माण हो गया, ठीक है। तो महाद्वीपीय प्रवाह का मुख्य कारण टेलर ये मानते हैं कि ज्वारीय बल है। तो ये आप यहाँ से देख लीजिए। तो इस आधार पे यहाँ पे अब ये जो है डाउटफुल प्रश्न हो गया। अब उन्होंने किस किताब से प्रश्न बनाया है, ठीक है, कई ऑथेंटिक किताबों में आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला विचार दिया था, परिकल्पना के बारे में विचार की बात कर रहा है ना, तब आप स्नाइडर लगाइए। यदि इस सिद्धांत की व्याख्या की बात करेगा, ठीक है, इसको प्रदर्शित करने का बात करेगा, तब आपका एफ.बी. टेलर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 141 में विच कर्व यूज टू फाइंड आउट द इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन वेल्थ, इनकम, अर्बन पॉपुलेशन एंड जनरल पॉपुलेशन। तो ये आपका देखिए जो आपका असमान वितरण कहीं भी आपको मिल जाए, विषम वितरण, तो आप क्या लगाइए, आँख मूंद के लगाइए लारेंज कर्व, ठीक है। 143 में देखिए दिया है सोशियो इकोनॉमिक मॉडल, ये भी आपका यूजीसी का रिपीटेड है, तो पीटर हेगेट और चोरले का है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कि द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड प्राइमरी टू, तो यहाँ पे सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है, तो उसके पहले यहाँ पे देखिए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता है, तो ये आपका 22 भाषाएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर क्लासिफाइड द इंडियन रेसेस, तो इंडियन रेसेस को किसने क्लासिफाइड किया है, तो हर्बर्ट रिजले का वर्गीकरण है, तो ये आपका राइट है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को मुख्य रूप से किया गया था साक्षरता स्तर से बढ़ाकर लोगों के बीच विकास को लाना, तो साक्षरता का सामुदायिक विकास से काम नहीं है। स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों को जनता पर नियंत्रण, ये भी इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। शहरी सुविधाओं के विकास को बाहर की ओर लाना, जबकि जो सम्मिलित है यहाँ पे स्वयं सहायता के माध्यम से, जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गाँवों के समग्र विकास के स्तर को बढ़ाना था, जो क्या था सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। चलिए 146 में देखिए, इसमें दिया है कि द भील ट्राइब्स मोस्टली फाउंड इन स्टेट ऑफ, तो जो भील जनजातियाँ कहाँ पे, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, ये राइट है। आर.पी. मिश्रा का वर्गीकरण देखिए 13 और 36 में है, 13 और 35 में जो है C.S. चंद्रशेखर ने भी किया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और हु वाज, कहीं कहीं देखिए आपको आर.पी. मिश्रा का एग्जैक्ट तो मिल नहीं रहा था, कहीं कहीं आपको ये 35 भी मिलता है, तो एग्जैक्ट जब मिला नहीं तो आपका जो ऑफिशियल आंसर है वही मान के चलिए फिलहाल के लिए। हु वाज द फादर ऑफ जियो पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी, तो ये देखिए ये भी आपका PYQ है UGC नेट का। भू राजनीतिक विचारधारा का जन्म
जनक कौन है? तो जो जियो पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी है हाउसहोफर है, ठीक है। और जो जियो पॉलिटिक्स वर्ड है, यानी जियो पॉलिटिक्स जो शब्द है, ये किसने दिया? ये रुडोल्फ जेलन ने, ठीक है, के जेलन ने। लैपली क्या होता है? तो लैपली जनरली आपने ज्वालामुखी उद्गार को पढ़ा ही होगा, तो उसमें अलग अलग जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ज्वालामुखी के उद्गार से निकलते हैं, तो वही आपका लैपली में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 148 में देखिए, अ ग्राफ विच मीन मंथली टेम्परेचर इज प्लॉटेड अगेंस्ट द मंथली ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ग्राफ होता है जिसमें औसत मासिक तापमान को मासिक वर्षा यानी कि महीने में जो रेनफॉल हुआ है उसके विरुद्ध जो है वहाँ पे दर्शाया जाता है। तो जनरली उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो का हीदर ग्राफ होता है, या मौसमी या मानसून ग्राफ आप कह सकते हैं। हिप्सोग्राफी क्या होती है? ऊंचाई को मापता है। एर्गोग्राफ जो है फसलों से संबंधित है। क्लाइमोग्राफी आपका ये क्लाइमेटिक कंडीशन से रिलेट करता है। इसको क्लाइमोग्राफ को टेलर ने दिया था। तो ये टोटल जो है 150 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अब देखिए फर्स्ट पेपर में भी जो आपका इन्वायरमेंट सेक्शन से एक प्रश्न पूछा गया था, इसमें है फर्स्ट पेपर में, तो वो आपका रंग है। कौन कौन से रंग है आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका ये प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के संदर्भ में जो है कितने किलोग्राम CO2 1 किलोग्राम CH4 के बराबर होगा। तो ये देखिए आपका प्रश्न रंग है और कैसे रंग है, इसमें 25 इन्होंने आंसर दिया है। यहाँ पे देखिए ये आपका IPCC की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका जो CH4 है ये आपका 28 के आसपास है, ठीक है। ये आपका केवल एक मालिक्यूल दिया। देखिए 1990 में जो 1 kg आपका CO2 है, 95 में, 2001 में, 2007 में, 2013 में। तो लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार हम लोग देखें तो 28 है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, 2007 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो है ये 25 दे रखा है। तो इस आधार पे आप यही तो कहेंगे भाई जो लेटेस्ट डेटा आप उससे प्रश्न बनाओ, या तो फिर आप जो है उसमें जो है मेंशन करो कि किस ईयर का डेटा आपको चाहिए। तो यहाँ पे वही आपका दिया है कि 1 किलोग्राम जो है CH4 के यहाँ पे बराबर होगा, यानी CO2। तो ये आपका जो है 25 जो दिया गया ये 2007 के अकॉर्डिंग होगा, और अभी 2013 में आपका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका जो ग्लोबल वार्मिंग जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका दिया गया है। अब देखिए ये 100 यूनिट में दिखाया जाता है। तो इसके आधार पे जो आपका CH4 जो फॉसिल्स है ये आपका 229.8 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाटा आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था इसमें ग्रीन वाटर फुटप्रिंट्स के बारे में, फुटप्रिंट्स के बारे में, जिसमें आपका गेहूं दिया है, उसमें आपका गेहूं है, ठीक है। आप फर्स्ट वाला पेपर भी मैच करा लीजिएगा। जो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न थे इसमें तो ये वाले दिखे नहीं कहीं। गेहूं है, फिर आपका क्या था, चावल था, फिर आपका कॉफ़ी था। तो ये आपका सही मैच है, ठीक है। फुटप्रिंट्स यानी कि वाटर फुटप्रिंट्स का मतलब ये हो गया जो इसके प्रोडक्शन में, जैसे आपका देखिए टोटल वाटर फुटप्रिंट यानी 1 kg जो आप गेहूं का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए कितना जल की आवश्यकता पड़ेगी, 1180 लीटर। राइस की बात करें तो राइस में देखिए आपका 1 kg के लिए 2640 की आवश्यकता पड़ेगी फुटप्रिंट्स की, यानी वाटर फुटप्रिंट्स की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, और 3 टाइप के ये आपके दिए जाते हैं, ग्रीन, ब्लू और ग्रे वाटर फुटप्रिंट्स है, ठीक है। तो ग्रीन में क्या होता है, ये रेफर्स टू अमाउंट ऑफ वाटर रेन वाटर यूज्ड बाय क्रॉप ड्यूरिंग ग्रोथ, यानी कि जो फसल है बढ़ते समय चाहे वो आपका अलग अलग जो नमी की मात्रा इसको ज़रूरत पड़ती है तो उसकी बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। ब्लू वाटर फुटप्रिंट में क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ सरफेस ग्राउंड वाटर की बात करता है, ग्राउंड वाटर में जो यूज किया जाए इसका। और ग्रे वाटर की बात करें तो ये आपका क्या करता है, अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड डाइल्यूट पॉल्यूशन जनरेटेड, यानी जो आपका प्रदूषण है उसको हटाने के लिए, ठीक है, तो जो यूज होता है जल। तो टोटल जो यहाँ पे आपका दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, यानी टोटल वाटर फुटप्रिंट इज द सम ऑफ दिस 3 कंपोनेंट्स, ये तीनों कंपोनेंट्स का यहाँ पे आपका होता है। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात कर लें कि आपका जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का दिया गया है कि ग्रीन वाटर फुटप्रिंट जो है इसका देखिए टोटल आपका 1159 लीटर जो है ये आपका फुटप्रिंट है प्रति कप, 1 कप के लिए।
और ये डाटा आपको मिल जाएगा waterfootprint.org में। ठीक है, इस आधार पे ऑब्जेक्शन भी इसमें आप दे सकते हैं। और जो नदी का था तो इसमें देखिए आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और ये आपका हमने मेंशन भी कर दिया था आपको। और ये आपका दैनिक भास्कर जो आपका न्यूज़ वाला है, तो कहीं भी जनरली हमने इसको सर्च किया तो इसी से कर दिया। ठीक, केवल आपको सोर्स यहाँ पे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इतना ही बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट की बात करें, ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ में देखिए मैक्सिमम कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपका ऐप पे ही आपको मिल जाएगा सारा कोर्सेज, और यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। और आज से मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को लाइव क्लास भी प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिए। ठीक है, 8318011238 इस पर व्हाट्सअप कर लीजिए, तो कंप्लीट डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज का इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।